मंत्रीगण का हृदय की गहराइयों से स्वागत करिए। आपकी तालियों में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तालियों की अनुगूंज होनी चाहिए। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय भी मौजूद हैं, माननीय मंत्रीगण मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद एवं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला भारत में पशु नस्लों का विकास के उद्घाटन सत्र में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। लखनऊ की इस नगरी में हमारे बीच हैं माननीय पशुपालन मंत्री अरुणाचल प्रदेश माननीय श्री गैब्रियल डी वांगसू जी, हम उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। साथ ही माननीय पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत की इन भावनाओं को अब प्रतीक स्वरूप देते हैं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप अपनी भावनाओं को तालियों के पुष्पों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। स्मृति चिन्ह माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का भी शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। स्मृति चिन्ह आगे से लेते आए, आगे से ले आए। अच्छा, ले लो। माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से पुनः अनुरोध है कि वो अरुणाचल प्रदेश के माननीय पशुपालन मंत्री माननीय श्री गैब्रियल डी वांगसू जी का भी स्वागत करें। अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, तालियां जोरदार। लखनऊ मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमित कुमार घोष जी से अनुरोध करेंगे कि वो माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी को शॉल भेंट करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करें। प्रमुख सचिव महोदय से हम अनुरोध करेंगे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का भी स्वागत करें शॉल और स्मृति चिन्ह से। स्वागत सत्कार हमारी संस्कृति का एक अंग है और लखनऊ तो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। इसके बाद माननीय प्रमुख सचिव महोदय से अनुरोध है कि सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास भारत सरकार श्रीमती अलका उपाध्याय जी का भी स्वागत करें। जोर से ताली बजाइए कि आप लखनऊ में हैं। अपर सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार श्रीमती वर्षा जोशी जी का भी स्वागत। और अंत में भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त डॉक्टर अभिजीत मित्रा जी का भी स्वागत। और एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और अब मैं सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार श्रीमती अलका उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत करें और आज की इस कार्यशाला के विषय वस्तु के बारे में जानकारी दें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
अभी आपने देखा कि पशुपालन के क्षेत्र में कितनी गति के साथ विकास हो रहा है और ये संभव हुआ है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में। माननीय श्री राजीव रंजन सिंह जी और जो माननीय राज्य मंत्री हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी और श्री जॉर्ज कुरियन जी, उन दोनों लोगों को, माननीय राज्य मंत्री जो भारत सरकार के हैं इस विभाग के, उन्हें भी आना था, लेकिन अभी दूरभाष के माध्यम से उनका संदेश आया है, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और उन्हें उसमें सहभागी होने का निर्देश मिला। वो यहाँ पर नहीं आए हैं। मैं चाहूंगी दोनों माननीय राज्य मंत्रियों के लिए एक बार आप सब जोरदार तालियां बजा दें। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर का आज उद्घाटन हो रहा है ताकि पशुपालन क्षेत्र में अच्छी नस्ल के पशु आ सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर गोरखपुर के कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करने की कृपा करें। बटन दबा और देखिए अनावरण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये संस्थान कैसे कार्य करेगा और इससे क्या फायदा होगा, इसी पर आधारित छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। मेरे देश की धरती। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मैत्री प्रशिक्षण केंद्र चरगावा गोरखपुर भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इस केंद्र का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, दुधारू पशुओं में नस्ल सुधार के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय को दोगुना करना है। ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। प्रशिक्षित मैत्री मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया ग्रामीण पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार होता है और दूध उत्पादन बढ़ता है। किसानों की आय में वृद्धि, बेहतर नस्ल और अधिक दूध उत्पादन से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। स्वदेशी गोवंश का विकास एवं संरक्षण, ये योजना स्वदेशी गोवंश नस्लों के विकास और संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जिससे दूध उत्पादन और उत्पादकता में वैज्ञानिक तरीके से सुधार हो सके। गुणवत्तापूर्ण पशु प्रजनन सेवाएं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रशिक्षित मैत्री द्वारा पशुपालकों को गुणवत्ता युक्त पशु प्रजनन सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मैत्री का चयन कर पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के दायरे को बढ़ाया जाता है। योग्यता, आवेदन करने वाले व्यक्ति को इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन के बाद युवाओं का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षण, चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सामग्री उपलब्धता, प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमाण पत्र के साथ कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित आवश्यक उपकरण जैसे AI किट, LN2 कंटेनर, बर्डीजो आदि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र में स्वरोजगार कर सकें। अभिनव पहल सेक्स सॉर्टेड सीमेन, इस योजना के तहत स्वदेशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करके 90% गारंटी के साथ केवल बछिया पैदा की जा रही हैं। ये पहल दुधारू पशुओं में नस्ल सुधार और किसानों की आय में और अधिक वृद्धि कर रही है। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा संचालित ये प्रशिक्षण केंद्र पूर्ण रूप से तैयार है और इसमें निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है। क्लासरूम एक पूर्णतः वातानुकूलित विशाल लेक्चर हॉल है जहां एक साथ लगभग 60 प्रशिक्षणार्थियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। छात्रावास, यह संस्था पूर्णतः आवासीय है जिसमें 60 प्रशिक्षणार्थियों के रहने, खाने और ठहरने की व्यवस्था है। छात्रावास में सभी आवश्यक सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी मैत्री को यहाँ निःशुल्क नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जाता है। डाइनिंग हॉल भी वातानुकूलित है। कार्यालय कागजी कार्य जोन कार्यालय गोरखपुर से संचालित किए जाएंगे। ये केंद्र क्षेत्र के युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुधन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार आएगा। इस कार्य में डॉक्टर धर्मेंद्र पांडेय, जिला प्रबंधक गोरखपुर, डॉक्टर अरविंद कुमार, वरिष्ठ जोन प्रबंधक गोरखपुर और डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद लखनऊ का विशेष योगदान रहा है। धन्यवाद। डॉक्टर BK सिंह, जोन प्रबंधक गोरखपुर। पशुपालन अवसंरचना निधि के उत्तर प्रदेश में 3 प्रोजेक्ट्स अमेठी, बरेली और मथुरा में पूरे हो गए हैं। आज उनका भी उद्घाटन होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन तीनों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करें। लोकार्पण।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये परियोजनाएं क्या हैं, इसके बारे में भी एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। पशुपालन सदियों से हमारे गांवों की आत्मा रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ जरूरत थी आधुनिक तकनीक, संरचना और आर्थिक सहायता की। इसी सोच को साकार किया गया पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी AHIDF के माध्यम से। ये योजना प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 24 जून 2020 को शुरू की गई। 29,110 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य है देश में डेयरी, मांस, पशु आहार, वैक्सीन, नस्ल सुधार, ऊन प्रसंस्करण और पशु अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना तैयार करना। AHIDF की प्रमुख विशेषताएं हैं 3% ब्याज में सब्सिडी, अधिकतम 8 वर्षों तक, प्रोजेक्ट लागत का 90% तक ऋण, MSMEs के लिए 25% तक की क्रेडिट गारंटी, आवेदन से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित ब्रिजवासी केशव मिल्क प्रोडक्ट ने AHIDF के तहत डेयरी प्रसंस्करण यूनिट स्थापित की है। 47.43 करोड़ रुपए की कुल परियोजना में इन्हें 20 करोड़ रुपए का ऋण मिला और 43.5 लाख रुपए की ब्याज छूट। ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अमेठी में AHIDF योजना के अंतर्गत स्थापित की गई पशु आहार निर्माण इकाई है। 52.66 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए 32 करोड़ रुपए का ऋण और 37.16 लाख रुपए की ब्याज सहायता प्रदान की गई। श्री चंचला फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बरेली में स्थापित ये यूनिट AHIDF योजना का एक और सफल उदाहरण है। 6.95 करोड़ रुपए की परियोजना में 3.6 करोड़ रुपए का ऋण और 11.82 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई गई। AHIDF आत्मनिर्भर किसान, सशक्त राष्ट्र। प्रजनक संघों की स्थापना वास्तव में पशुपालकों को एक नई ऊर्जा देती है और संभावनाओं का विस्तार भी करती है। प्रजनक संघों की स्थापना की एक रूपरेखा बनाई गई है, जिसे एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि प्रजनक संघों की स्थापना की रूपरेखा के लिए प्रकाशित इस पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें और मंचासीन जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि हैं उनके समक्ष ये पुस्तिका रखी है, आप देख सकते हैं। विमोचन पुस्तिका का बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इस पुस्तिका में क्या क्या जानकारी है, ये रूपरेखा क्या है, इस पर भी एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। अब भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। ये क्रांति है प्रजनक संघों की स्थापना की। ये एक संगठित प्रयास है देश के मूल पशुधन को संरक्षित करने, सुधारने और किसान की आय को बढ़ाने का। प्रजनक संघों का उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का चयन, वंशावली यानी हर्ड बुक का रखरखाव और नस्ल आधारित उत्पादों का बाजारीकरण। इससे पशुधन क्षेत्र में पारदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्थायित्व सुनिश्चित होता है। गुजरात ने बन्नी भैंस और गीर गाय जैसे प्रजनक संघों के माध्यम से नस्ल संरक्षण और किसानों की आय वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है। समुदाय स्तर पर पहचान। मंच पर आसीन हैं माननीय पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ MDD वालों का और गिरी जो है उन लोग का, परियोजना गिरी वालों का। हाँ, अब ये तो उन्हीं लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि सरकार जो सुविधाएं देती है उसका हम सबको उपयोग भी करना चाहिए। ये जागरूकता बहुत अच्छी बात, उनके लिए ताली बजाइए। और गोरखपुर से हमारी किसान बहन श्रीमती कौशल्या देवी जी, जो लखपति दीदी भी हैं, वो अपने अनुभव बांटेंगी। श्रीमान जी, मैं सभी अतिथिगण को
पहले नमन करती हूँ तहे दिल से। मैं गोरखपुर जिले से हूँ और जो मेरे संस्था का नाम है श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी 29 अगस्त 2022 में बनी है। रुद्रपुर केंद्र से शुरू हुआ है दूध लेने का कार्य। सर पहले हम लोग 500 गांव जुड़ चुका है और 25,000 दीदियां इस संस्था में जुड़ चुकी हैं। 62,000 लीटर दूध पर डे का आ रहा है और इस संस्था से किसानों को 78,000 तक का पेमेंट खाते में हो चुका है, जिसमें इसमें शेयर पूंजी किसानों का 1.66 करोड़ जमा है, जिसमें से 1445 दीदी लखपति बन चुकी हैं और 1 लाख से 19 लाख तक का आय कमा चुकी हैं। जिसमें से सर मैं भी पहले 3 गाय रखती थी, 3 गाय थी मेरे पास, लेकिन जब से ये मेरी संस्था आई है तब से हमने 10 गाय कर लिया है और पर डे का इस संस्था में 70 लीटर दूध हम देते हैं और 1 साल में हमने 11.5 लाख का बेनिफिट कमाया है इसमें। और सर ये और मैं जितनी इसमें दीदियां जुड़ी हैं हमारे गोरखपुर जिले से पशुपालन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसित हो रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, अब मेरे पति भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर जो है जैविक खेती के लिए हम लगभग 300 कुंटल जो उसका स्लरी होता है उससे हमारे खेत में जो बंजर भूमि हो जाती थी, जब हम उसके यूज करेंगे तो आने वाले दिन में रासायनिक खाद का प्रयोग कम करेंगे और देसी खाद का ज्यादा प्रयोग करेंगे। ठीक सर। वास्तव में ये सब हमारे किसान भाई बहन आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार हैं। इसी क्रम में मैं एटा की श्रीमती सोनम कुमारी जी को आमंत्रित करूंगी, अपनी बात कहें। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगण को मैं और मेरे साथी और दुग्ध उत्पादक भाई और बहनों को मैं सादर नमस्कार करूंगी। मैं सोनम कुमारी गांव दरपुर से जिला एटा से हूं सर, और मैं आप सबने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और हमारे गांव में सर पहले भी दूध का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन पहले इतना अच्छा दूध की कीमत नहीं मिलती थी और नई दूध की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन हमारे गांव में एक बार सहज संस्था के कर्मचारी आए, उन्होंने बताया कि जो सहज संस्था है ये किसानों की संस्था है, किसानों के स्वामित्व की संस्था है। और इस पर मैंने अपने घर पर जाके चर्चा की और 31 अगस्त 2019 में मैंने अपना कोड खुलवाया और मैंने जब से ये सदस्यता ली तब से मैंने 17,000 लीटर दूध संस्था को आपूर्ति किया और संस्था ने मुझे 6,78,000 रुपया दिया, भुगतान किया मुझे उन्होंने। और सर इतना ही नहीं, मुझे बोनस के रूप में भी मिला है, 8,801 रुपया बोनस के रूप में मिला और 1,890 रुपया ब्याज मिली उसकी। और हमारी संस्था सर हमें बहुत सारे, एक तो उन्होंने ये गर्भाधान वाला भी चलाया है, उसमें भी आते हैं, गांव में मीटिंग भी कराते हैं वो लोग, हमें उससे पशुओं के बारे की नॉलेज मिलती रहती है, कब क्या कराना है, हमें उनसे बहुत ज्यादा फायदा मिला। और मैं लखपति दीदी में भी आती हूँ। हाँ, और हमारी संस्था में 1,32,000 सदस्य हैं, जिनमें से 26,000 सदस्य लखपति में आते हैं, जिनमें 12,000 दीदियां लखपति दीदी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी जितनी भी किसान बहनें हैं उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास की चमक है, ये विश्वास दिलाती है कि विकसित भारत के निर्माण का संकल्प सिद्धि को जरूर प्राप्त करेगा। एक बार तालियां इन बहनों के लिए। और अब अंत में गोरखपुर के श्री पन्नेलाल यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाएं, आपकी भावनाएं मंच तक पहुंच गई। इतनी सुंदर वेशभूषा में आप एक नई गाथा रच रही। हाँ, पन्नेलाल यादव जी। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। मैं आपके गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक के ग्राम रायगंज का एक प्रगतिशील किसान हूँ सर। मैं आपके सहभागिता योजना के अंतर्गत 2 गाय हमको मिली थी। उन 2 गायों में मैं से एक साल्टेड सीमन डलवाया, मेरे वहाँ साहिवाल बछिया पैदा हुई सर,
उसी से आज तक मेरा जीवन यापन चलता है। और सर, आपका जो ये बीमा योजना है, इस बीमा योजना से भी हमारा एक पशु का हमने बीमा कराया था, वो उसका भी हमें लाभ मिला सर। इससे ही हम सभी लोग आपके धन्यवाद के पात्र हैं सर। नमस्कार। ये श्री पन्नेलाल यादव जी पशुपालन में एक अग्रणी किसान हैं। ऐसे जितने भी लोग विकसित भारत के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी किसान भाई बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पशुधन में वृद्धि, पशुपालकों की समृद्धि। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पशुपालन के क्षेत्र में पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय पशुपालन और दूध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, अरुणाचल प्रदेश के पशुपालन एवं दूध विकास मंत्री गैब्रियल डी बांगसू जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी, पशुपालन एवं डेयरी भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव श्रीमती वर्षा जोशी जी, उत्तर प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित घोष जी, पशुपालन आयुक्त भारत सरकार श्री अभिजीत मित्रा जी और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी और इस सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभाव, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में जो पशु नस्लों के विकास के कार्यशाला का आयोजन आज लखनऊ में हुआ है और जिसका उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सहमति दिया, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और यह दर्शाता है कि आपकी रुचि इस क्षेत्र के साथ है और आप इस क्षेत्र में पहले से भी लगे रहे हैं। वैसे मुझको अनुभव है इनके साथ लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य के रूप में रहने पर भी मैंने इनको देखा है कि कई मामलों में कितनी उग्रता के साथ जो चाहत है और जो इनके अंदर जो संकल्प है उसको पूरी उग्रता के साथ लोकसभा में भी, जब हम लोग विपक्ष में थे तो उस समय ये सरकार के सामने उठाते रहते थे। तो ये आपका संकल्प है। अब यूपी एक ऐसा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से उन्होंने बताया, अपनी सारी उपलब्धियों को बताया, अपनी सारी बातों को उन्होंने रखा। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने दूध क्रांति एवं पशु समृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है और यह अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक बनने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है और प्रेरणा बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, अभी आपने देखा कि हमारे विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी ने जो प्रस्तुतिकरण रखा उसमें उन्होंने बताया कि हम आज दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। हमारी दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी हम आज विश्व में अग्रणी हैं।
लेकिन हमारी उत्पादकता में कमी है और उस पर उसी के को ध्यान में रख के पशु नस्लों के विकास का आज कार्यशाला यहां हुआ है और कई कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन जो दूध के उत्पादन में हमारे देश में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई, इसका श्रेय इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इस क्षेत्र के महत्व को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, क्योंकि उसके पहले ये पशुपालन विभाग कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ एक अंग था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी जो दूरदृष्टि थी उसने पशुधन के क्षेत्र को चिन्हित किया और 2019 में उन्होंने अलग विभाग बनाने का काम किया। और अलग विभाग सिर्फ नहीं बनाया, उन्होंने कई योजनाएं शुरू किया। उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया, उन्होंने NADCP जो पशुधन के साथ के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, उसको उन्होंने प्रारंभ किया। AHIDF जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो योजना है, जिसका आज कई योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसको उन्होंने प्रारंभ किया। तो चारों तरफ उन्होंने इस क्षेत्र को और विकसित करने का काम किया, विकास की तरफ बढ़ाने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि आज हम विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में पहले स्थान पर। और यह कार्यशाला जो आज आयोजित हुआ है, जिसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, इस कार्यशाला में जो पशुपालन क्षेत्र में वैज्ञानिक साइंटिफिक ढंग से लाभकारी और फार्मर सेंटर्ड, किसान केंद्रित बनाने की दिशा में हम लोग गहन चिंतन करें। टेक्निकल सेशन भी है, ये उद्घाटन सत्र है। इसके बाद टेक्निकल सेशन है जिसमें हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारी सचिव महोदया के नेतृत्व में यहां रहेंगे, वो सब टेक्निकल सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ यह आज हम आपको भरोसा दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि यह सिर्फ लखनऊ के इस सभागार में सिर्फ चर्चा तक नहीं सीमित रहेगा, इसको हम लोग सरजमीन तक, हर गांव तक, हर घर तक पहुंचाएंगे। यह हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है उसकी भी चर्चा यहां करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में आपके कुशल नेतृत्व में जो नीतिगत सुधार हुआ है, नवाचार के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, उसका मिसाल है और वह मिसाल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उत्तर प्रदेश में पशु आरोग्य, नस्ल सुधार, दूध संग्रहण, प्रसंस्करण आदि के क्षेत्रों में जो आपने विशेष अभिरुचि लेके जो काम किया है, वो आज एक उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर है और उसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है। अब आप सबको मालूम है कि पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के साथ लगभग इस देश की 10 करोड़ की आबादी जुड़ी हुई है। खेत तो हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास नहीं है। खेत का बंटवारा जो हुआ वो किसी के पास बहुत खेत है, कोई भूमिहीन है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, जो गरीब है। 75% पशुधन के साथ जो जुड़े लोग हैं वो या तो छोटे किसान हैं, या मजदूर हैं, या भूमिहीन लोग, और वो अपने रोजगार के लिए काम धंधा मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन इस पशुधन के साथ जुड़ी आबादी में 75% महिलाओं की आबादी है जो पशुधन के साथ जुड़ी हुई है।
आज ये बहन लोग यहाँ झांसी की हैं। मैं गया था झांसी, मैं झांसी इनके यहाँ गया था। ये सारी जो सहयोग समिति है वो उसमें सिर्फ महिलाएं उसके साथ, हमारी बहनें उसके साथ जुड़ी हुई, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। हम वहां गए थे, 4 घंटा रहे थे और हमने देखा था, और इनका उत्साह भी हमने देखा था। तो ये उत्साह के साथ वहां काम चला रहे हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जितने दूध के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें भी 32% से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उसकी सदस्य हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लेकिन अभी जो चर्चा हुई कि दूध का उत्पादन इतना बढ़ा, हम विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गए, लेकिन उत्पादकता में अभी भी हम पीछे हैं। और उत्पादकता में अगर हम पीछे हैं तो उसी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये नस्लों के विकास के कार्यक्रम का आज कार्यशाला है। हम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी है हमारे देश में जो उपलब्ध है। एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी है और एक सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी 3 शॉट दिया जाता है, लेकिन वह महंगा है। वो लगभग 3 शॉट 20,000 रुपए के कॉस्ट पर किसानों का आता है, जो हमारे देश के और हमारे प्रदेश के जो किसान हैं वो उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, वो एफोर्डेबल नहीं है, इसलिए उसका उपयोग कम होता है। लेकिन जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले भी 600 रुपया में 1 डोज मिलता था। 3 डोज अगर है तो 1800 रुपये का पड़ता था। लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अभी रिसर्च करके, जिसका लॉन्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां से किया था, पालघर से, महाराष्ट्र से, वो अब 250 रुपये में 1 शॉट उपलब्ध है। और 250 रुपये में अगर 1 शॉट उपलब्ध है तो 3 शॉट का मतलब हुआ 700-750 रुपये, जो किसानों के लिए एफोर्डेबल है। वो उसको खरीद सकते हैं, लगवा सकते हैं। तो आज, लेकिन आपने देखा यहां प्रस्तुतिकरण में, और कई साथियों ने, जो किसान भाई हैं, इन्होंने बताया कि 90% बछियां पैदा होंगी। ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन का कमाल है, और इसका उपयोग जितना व्यापक स्तर पर किया जा सके, उससे हमारे नस्ल का सुधार होगा। और जहां बछियां नहीं भी पैदा होती हैं, अगर बछड़े भी पैदा होंगे तो वो बछड़ा उच्च क्वालिटी का बुल बनेगा, और जो उच्च क्वालिटी का बुल होगा उसका उपयोग भी हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन के निर्माण में, उसका हम उपयोग उसके सीमेन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग का कई लाभ है, और उस लाभ को हम लोगों को आगे करना चाहिए। अब मैंने बताया, अब इसके अलावा आईवीएफ टेक्नोलॉजी और सेक्स सॉर्टेड, इसके अलावा एक और समस्या हम लोग के पास साथ है हमारे देश में, वो है एफएमडी। हम विश्व में दूध उत्पादन में 1 नंबर पर जरूर है, लेकिन आज हम जो डेयरी सेक्टर से जितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत, विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसके एक्सपोर्ट में हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, विश्व में प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद वो हम नहीं कर पा रहे। और वो हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे देश में जो पशुधन है उसमें एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, ज्यादा है। और जो यूरोपीय देश हैं वो एफएमडी के कारण हमारे दूध के उत्पाद को, डेयरी के
उत्पाद को वो नहीं लेना चाहते। हम लोग लगे हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए। हम लोगों ने चिन्हित किया है 9 राज्य को इस देश का, जहां आउटब्रेक्स पिछले कई वर्षों में घटा है एफएमडी का, उनको चिन्हित करके हम उन राज्यों को एफएमडी फ्री करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। हमने अभी वहां बैठे बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहाँ वैक्सीनेशन में कई तरह की समस्याएं थी, हम यहाँ से लौट के जाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। और हम ये आपको मुख्यमंत्री जी आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एफएमडी का एक दिन के लिए भी वैक्सीनेशन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और वैक्सीनेशन अगर प्रॉपरली होगा, उसके 5 वर्ष का है ना, 5 इयर्स तक 6 महीने का गैप पर एक वैक्सीन दिया जाना है। और उसी के लिए आज जो प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन हुआ जो गोरखपुर में, और जो मैत्री हमारे प्रशिक्षित हो रहे हैं, उनके माध्यम से हम वैक्सीनेशन का काम करवाते हैं। उनको वैक्सीनेशन का हम पैसा देते हैं, हम वैक्सीन मुफ्त देते हैं, उनको किट देते हैं, और ग्रामीण रोजगार उससे पैदा होता है। तो इसलिए ये सारा काम होगा। लेकिन 5 वर्षों तक अगर लगातार मॉनिटरिंग किया जाए और साल में 2 वैक्सीन अगर दिया जाए तो एफएमडी मुक्त हो सकता है। और एफएमडी मुक्त जिस दिन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा इतना बड़ा राज्य है कि जहां के दूध उत्पाद को हम लोग पूरे यूरोप के मार्केट में पहुंचा देने का काम करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने सुना है कई मैत्रियों प्रशिक्षण केंद्र का, कितने प्रशिक्षण केंद्र हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से प्रशिक्षित किए जाते हैं। उनके प्रशिक्षण के दौरान उनके सारे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की जाती है। जब वो प्रशिक्षित हो जाते हैं तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो किट है वो उनको उपलब्ध कराया जाता है, और वह उस किट को लेके हर दरवाजे तक, किसानों के दरवाजे तक जाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। और उसका लाभ क्या होता है ये आपने अभी किसानों के द्वारा ही सुना। अभी आपने सुना कई गिर के जो बनारस में है, गिर का उत्पादन कितना बड़ा है, गिर गाय का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गिर योजना वहां चला रही है बनारस में, और उसके कारण वहां गिर गायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और उसके अलावा हमने कल मंत्री जी को भी कहा है, धर्मपाल जी को भी, हमने जो यहाँ पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव हैं उनको भी कहा है कि एक बार जाके आप लोग वाराणसी दूध संग्रह केंद्र जो है, वाराणसी का जो दूध संघ है उसको जाके देखें। मैं वहां गया था और मैंने देखा है जिस दूध संघ को में प्रतिदिन 14,000 से 15,000 लीटर दूध प्रतिदिन का संग्रह होता था, आज प्रतिदिन लगभग 2 लाख लीटर दूध का संग्रहण वहां हो रहा है, दूध का वहां सप्लाई हो रहा है। और सिर्फ दूध का नहीं हो रहा है, हमने वहां जाकर वहां जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं अलग अलग, उनके सेक्रेटरीज के साथ बैठ के 3 घंटा उनकी बात हमने सुनी। और कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सेक्रेटरीज ने मुझको बताया कि पहले मेरे गांव में, हमारे गांव में 10 गायें थी, हम 50 लीटर दूध का संग्रहण करके यहां पहुंचाते थे, आज हम 5,000 लीटर दूध अपने गांव से यहां पहुंचा रहे हैं। ये हमने उपलब्धि हासिल की है। और वहां मैंने जाके देखा बायोगैस प्लांट का, अभी एक बहन बता रही थी कि बायोगैस के प्लांट से क्या लाभ हुआ है उनको, उनके घर में जो खाना बनाने का ईंधन है वो उस बायोगैस के प्लांट से ले रहे हैं। मैंने बनारस के जो दुग्ध संघ है उसको मैं जाके देखा, उसने एक बड़ा बायोगैस प्लांट लगाया। और जितने किसान अगल बगल के कोऑपरेटिव सोसाइटी के, गांव के और पंचायत के और ब्लॉक के लोग उस दूध संघ के साथ जुड़े हैं, सबका दूध ही संग्रहण नहीं होता है
बल्कि उस गांव के गौ का जो गोबर है, उस गोबर को भी कलेक्ट करके वो लोग ट्रैक्टर से वहां पहुंचाते हैं बनारस दूध संघ में, और उसका भुगतान भी उन लोगों को वहां का दूध संघ करता है। तो अब सिर्फ दूध से ही नहीं, गोबर से भी उनकी आमदनी हो रही है। और एनडीडीबी उस गोबर से अपने बायोगैस प्लांट को चलाता, और जो बायोगैस प्लांट से का जो स्लरी बचता है, उस स्लरी से जैविक के कई उत्पाद वो बना रहे हैं और उसको बाजारों में पहुंचा रहे हैं। तो जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है उससे। तो ये सारा काम हो सकता है, लेकिन ये काम इसलिए हुआ कि वहां पर एनडीडीबी ने मेहनत करके उसको संगठित क्षेत्र में वहां के किसानों को लाने का काम किया। हम बिहार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर हम आभार भी इसलिए भी व्यक्त करना चाहते हैं कि अभी तीन जिलों के कानपुर, कन्नौज और एक कोई जिला है, 3 जिला का जो पूरा दूध संग्रह और उसका केंद्र है, उसको इन्होंने एनडीडीबी के साथ इनकी उपस्थिति में, इनके हस्तक्षेप के बाद वो एनडीडीबी को उसका संचालन दिया गया है। और उसके लिए जो एक ब्रीड मल्टीप्लिकेशन सेंटर है वहां अंबेडकर नगर में, वह भी दिया गया है एनडीडीबी को। हम विशेष तौर पर इसको भी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और हम उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि यह प्रयास जो आपका है, ये आपका जो समर्पण भाव है इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उसका ये प्रमाण है। तो इसलिए हम ये सारी बात कहेंगे, लेकिन आज जरूरत है इस बात की, आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार आपके कदम से कदम मिलाने की को चलने के लिए तैयार है। इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प है कि इस क्षेत्र को विकसित करना है। अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमको अगर विकसित भारत बनाना है, तो इस क्षेत्र, देश के हर क्षेत्र को विकसित करना होगा, हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना होगा, और उस आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपका जो भी हुक्म होगा उसको एक कदम आगे बढ़ के केंद्र सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी, यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और तब हम देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में हम जोड़ सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का जो उनका सपना है, उसको साकार कर सकेंगे। तो इसलिए नस्ल सुधार के इस कार्यक्रम में आपका पुनः, मुख्यमंत्री जी आपका हम पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। खुशहाल किसान हैं उत्तर प्रदेश का मान। इसी भाव से विरासत और विकास के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सबको अभिसिंचित करें, जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। भारत में पशुधन के विकास से संबंधित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी,
माननीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री ग्रेवियल डी बाउक्सा, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव पशुपालन भारत सरकार श्रीमती अलका उपाध्याय जी, अपर सचिव पशुपालन भारत सरकार सुश्री वर्षा जोशी जी, आयुक्त पशुपालन भारत सरकार डॉक्टर अभिजीत मित्रा जी, प्रमुख सचिव पशुधन उत्तर प्रदेश शासन श्री अमित कुमार घोष जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, देश भर से आए हुए इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में सभी पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है और आज यहां पर यह कार्यशाला विभिन्न मुद्दों को लेकर के पशुधन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में और डेयरी के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, तकनीक का उपयोग करते हुए हम उसके जीवन में कैसे समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सके, इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत भी करता हूं कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने अन्नदाता किसान की समृद्धि से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण पक्ष को महत्व दिया है और आज यहां पर पधारे हैं। हम बचपन से इस बात को सुनते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान की खुशहाली और उसकी समृद्धि के बगैर देश में खुशहाली नहीं आ सकती, देश में समृद्धि नहीं आ सकती। भारत जैसे देश में कृषि और पशुधन एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। जो भी अन्नदाता किसान होगा उसके घर में पशुधन जरूर होगा और जो पशुपालक है वह खेती बाड़ी के साथ भी अवश्य जुड़ा होगा। इनका आपसी इस संबंध को ध्यान में रखते हुए अन्नदाता किसान की समृद्धि और खुशहाली के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय है और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, आज उसी का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार की ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया है और आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर आया है। चुनौती हमारे सामने है। एफएमडी का, फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में, जिसको आप खुरपका मुंहपका की बीमारी कहते हैं, इसके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, बीच में उसको फिर रोका गया और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी को कि उन्होंने सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
आज अपना आश्वासन यहां पर हमें फिर से दिया है और हम इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि अपने पशुधन को हम पूरी तरीके से एफएमडी मुक्त बना करके यहां के पशुपालकों के जीवन में खुशहाली लाने में पूरा योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, हमारे मंत्री जी ने अपने विस्तृत वक्तव्य में उन सब बातों का उल्लेख भी किया और उसके बारे में हम क्या क्या कार्यक्रम बना रहे हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह होगा कि इस पे जरूर विचार करने की आवश्यकता है कि पशुधन का संबंध वहां के जो क्लाइमेटिक जोन है उसका भी उस पर असर पड़ता है। उसके पालन, उसके रखरखाव और उसकी नस्ल, उस पर भी पड़ता है। अगर हम उस पर भी ध्यान दें, जैसे यहां पर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग प्रकार का गोधन यानी गोवंश का पशु वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जिन्होंने प्रयास किए, स्थानीय स्तर पर प्रयास किए उनकी नस्ल को सुधारने के लिए, वे देसी पद्धतियां थी, उन्होंने उसकी अच्छी नस्ल को भी आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। जो लोग उस दिशा में प्रयास नहीं कर पाए, वहां पर पशुधन काफी पिछड़ा हुआ था। और आज के समय में बहुत सारी ऐसी स्थानीय नस्लें हैं जो लुप्त प्राय की ओर हैं। उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम एक अस्थायी समृद्ध निधि वहां के पशुपालकों को दे सकते हैं, जो आसानी से वहां की जलवायु अनुकूल वातावरण में अच्छी पैदा उनके माध्यम से अब दे सकते हैं। तकनीक का उपयोग करते हुए आज की वर्तमान चुनौतियों में हम वहां के इस अभियान को, प्रधानमंत्री जी के विजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को इस बात के लिए भी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में मिल्क प्रोड्यूसर को प्रोत्साहित करने के लिए जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर 5 ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, जिसमें झांसी से प्रारंभ हुआ बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर और वहां से प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब आगरा, गोरखपुर, काशी और अपने प्रदेश में एक अन्य 5 स्थानों पर यह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। लाखों महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, जो दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध का कलेक्शन करती हैं, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ही प्राप्त करती हैं और पशुपालन के क्षेत्र में पशुधन की अच्छी नस्ल हो इसके बारे में भी चिंता करती हैं। दुग्ध कलेक्शन के माध्यम से वैल्यू एडिशन से कैसे हम अपने अन्नदाता किसान और पशुपालकों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, इसमें भी योगदान दे रहे हैं, जिसमें गोरखपुर और काशी से जुड़े हुए हमारे कुछ पशुपालकों ने अपने कुछ सक्सेस स्टोरी को यहां पर अपने उद्बोधन के माध्यम से भी हमारे सामने यहां पे रखा है। मेरा मानना है कि ये चीजें सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर हम सबको प्रेरित करती है, लोगों को प्रोत्साहन करती है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने निराश्रित गो आश्रय स्थलों को 2017 में हम लोग आए थे, एक समस्या थी, एक चुनौती थी। कारण था समय के अनुरूप पशुधन की नस्लों में सुधार न होने के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पे पशुधन सड़कों पर, खेतों में और फिर वही कसाई खानों में भी जाते थे। आस्था के साथ भी खिलवाड़ होता था, साथ साथ खेत
अन्नदाता किसान के खेत में भी परेशानी होती थी, सड़कों पे दुर्घटनाएं होती थी। हम लोगों ने 2017 में ही निराश्रित गो आश्रय स्थल की एक कार्य योजना बनाई, 2018 में उसको लागू किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 14 लाख से अधिक गोवंश वर्तमान में सरकार की गौशालाओं में या फिर सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त पशुपालकों के बीच में आज उनकी देखभाल की जा रही है, जिसमें प्रति गोवंश जो सरकारी निराश्रित गो आश्रय स्थल है वहां पर सरकार अपने स्तर पर उनका संचालन करती है, लेकिन इसके अलावा तीन स्कीम हमारी है। एक सरकार स्वयं चलाती है जिसमें 12 लाख से अधिक गोवंश सरकार अपनी निराश्रित गो आश्रय स्थल के माध्यम से उनकी देखभाल करती है। दूसरी स्कीम है जो हम लोगों ने सहभागिता योजना के माध्यम से चालू की है कि किसी भी पशुपालक को हम 4 गोवंश तक देते हैं। 4 गोवंशों कोई भी ले ले, उसकी देखभाल करेगा और हर महीने हम उसे 1500 रुपया एक गोवंश का देते हैं। 1500 रुपया एक गोवंश का उत्तर प्रदेश सरकार उसे उपलब्ध करवाती है। और यह भी एक मुझे प्रसन्नता है कि इसमें लगभग 2 लाख के आसपास किसानों ने इसका लाभ, 2 लाख से अधिक पशुधन इस रूप में लगभग 1,25,000 किसानों के पास यह आज मौजूद है। ऐसे ही तीसरी स्कीम हमारी है कुपोषित परिवारों को एक गोवंश, वो हम ब्याई भी गाय देते हैं निराश्रित गो आश्रय स्थल से, और 10,000 से अधिक परिवारों को हमने एक गाय दे रखी है। जब तक वो गाय दूध देती है, क्योंकि निराश्रित गो आश्रय स्थल से जुड़ी हुई गाय है, कम दूध देती है, 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक। एक कुपोषित परिवार के लिए कम दूध ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि धीरे धीरे करके वह दूध पीने का आदत डालेगी तो उसको पचा भी पाएगी। और उस दिशा से हम लोग उस परिवार को इतने गोवंश अलग अलग, एक परिवार को एक गाय देते हैं, ब्याही हुई गाय देते हैं, और 1500 रुपया भी हर महीने उस परिवार को उपलब्ध कराते हैं उस गाय की देखभाल करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। तो ये 3 प्रकार की स्कीम प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दे रखी है, जिसके माध्यम से गोवंश के संरक्षण के साथ साथ संवर्धन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में गो सेवा आयोग को यह जिम्मेदारी दे रखी है कि उसका 2 ही काम है। एक, जो निराश्रित गो आश्रय स्थल है उनकी व्यवस्था ठीक हो, ये वे जरूर देखें। उनकी नस्ल सुधार के लिए भी वहां पर कुछ अभियान चले, और दूसरा कि वहां उसके माध्यम से वो ये सुनिश्चित करें कि इन गोवंश के नस्ल सुधार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम किसानों को इसके बारे में प्रशिक्षित भी कर सके। और गो सेवा आयोग इस मामले में एक तरफ काम कर रहा है, दूसरी तरफ इन निराश्रित गो आश्रय स्थलों को नेचुरल फार्मिंग के साथ भी हम जोड़ सके। नेचुरल फार्मिंग आज की वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे होंगे, केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग आज तमाम प्रकार की नई बीमारियों को जन्म दे रहा है। कैंसर एक चुनौती है हम सबके सामने, किडनी फेलियर, लीवर खराब होना, ये सब क्या बताता है कि हमने अत्यधिक मात्रा में केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया है। उसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। उस समस्या का समाधान का रास्ता भी हम सबको मिलकर करना होगा, और प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक खेती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और वो प्राकृतिक खेती गो आधारित खेती ही है, और भारतीय नस्ल का गोवंश उसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। 27 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो मां गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देव नदी गंगा को एक नया जीवन दान दिया है। आपने देखा होगा कि गंगा की धारा अविरल और निर्मल हुई
तो प्रयागराज में महाकुंभ सफलता की नई ऊंचाई तक प्राप्त किया है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में आए और सबका एक ही उद्देश्य था कि मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में एक बार डुबकी लगाएं, संगम में स्नान का आनंद मिल सके, उसका पुण्य प्राप्त हो सके। अगर गंगा नदी स्वच्छ और अविरल नहीं होती तो क्या ये संभव हो पाता? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्यक्रम को एक भगीरथ प्रयास के रूप में आगे बढ़ाया, वहीं उन्होंने अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण पूंजी थी, 100 करोड़ से अधिक रुपया जो उन्हें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सम्मान स्वरूप उपलब्ध कराया गया था, वो पूरी की पूरी राशि उन्होंने नमामि गंगे परियोजना को उपलब्ध करवाई। और आज परिणाम क्या है कि अविरल और निर्मल गंगा के माध्यम से हम लोग देव नदी गंगा को पुनर्जीवित कर लिए हैं। तो हमारा भी तो कोई दायित्व था। हम जो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड खेतों में डालते हैं, क्या वो खेत तक ही सीमित रहता है? क्या बरसात में जब बह के जाता है तो नदियों को भी प्रदूषित करता है, जल को भी प्रदूषित करता है। और फिर जब उसी जल का सेवन हम लोग करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव, जो एक कीड़े को मार सकती हो जो दवा, तो मनुष्य खाएगा क्या? मनुष्य उससे जीवित रहेगा क्या? और यही फिर कैंसर के रूप में, किडनी फेल्योर के रूप में, लीवर फेल्योर के रूप में यही विकृति हम सबके सामने मिल रही है। और उसका समाधान यही है प्राकृतिक जीवन के लिए, प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाना, उस प्रकार के अन्न को अपनाना, उस प्रकार की खेती को आगे बढ़ाना। उन 27 जनपदों में हम लोगों ने एक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। भारत सरकार ने भी इस कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दी है। साथ साथ बुंदेलखंड के 7 जनपदों में भी प्राकृतिक खेती को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह विशुद्ध रूप से गौ आधारित खेती है। गौ आधारित खेती के महत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये अन्नदाता किसान की आमदनी को भी बढ़ाने में योगदान देंगे और अन्नदाता किसान की आमदनी बढ़ेगी, उसकी समृद्धि बढ़ेगी, तो देश की समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अवश्य देश समृद्धि के नए सोपान को प्राप्त करेगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में इस दिशा में और भी प्रयास हुए हैं। जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन में आज अग्रणी राज्यों में है। आज से 10 वर्ष पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने तेजी से इसमें छलांग लगाई है। अंडा उत्पादन में, कुक्कुट पालन में भी उत्तर प्रदेश ने अच्छी छलांग लगाई है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, एनडीडीबी को और माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने रुचि लेकर के अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जो डेयरी थी हमारी, उसमें गोरखपुर की थी, कानपुर की थी और कन्नौज की थी। इन तीनों को एनडीडीबी ने लिया है। तीनों को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के एक एमओयू साइन करने के बाद ये लोग लिए हैं। और अंबेडकर नगर का चारा उत्पादन का केंद्र को भी हम लोगों ने एनडीडीबी को दिया है। उसके माध्यम से यहाँ के पशुपालकों को अच्छा चारा उपलब्ध करवाने में वे मदद करेंगे। आज के इस अवसर पर ये दिन भर की चलने वाली जो कार्यशाला है, ये इस सेक्टर की, जो सचमुच अन्नदाता किसान की, जो हमारे पशुपालकों की, मत्स्य पालकों की और इस फील्ड से जुड़े हुए अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अनुभव का लाभ भी, और जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, अपनी आजीविका को इसके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कार्यशाला अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका भी मैं इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में
मैं प्रमुख सचिव पशुधन श्री अमित कुमार घोष जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जी, माननीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश, माननीय मंत्री पशुधन उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सम्मानित अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से पधारे विशिष्ट अतिथिगण, निदेशकगण, वैज्ञानिकगण, पशुपालक बंधु, मीडिया प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित सभी महानुभाव, नमस्कार। आज की पशु नस्लों का विकास, हमारे जैविक संसाधनों के संरक्षण, किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की दिशा में एक ठोस पहल है, जिसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी को मार्गदर्शन व प्रेरणा दी है। आपके देश पशुपालन क्षेत्र में सतत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, आपने गोकुल मिशन, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान अभियान एवं पशु स्वास्थ्य सेवा डिजिटलीकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से नस्ल सुधार को वैज्ञानिक आधार पर गति प्रदान की है। हम आपके मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मंत्री पशुधन अरुणाचल प्रदेश सरकार का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया, और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्री पशुधन उत्तर प्रदेश सरकार का, जिनके मार्गदर्शन ने इस कार्यक्रम को गति प्रदान की। मैं भारत सरकार के डेयरी एवं पशुपालन विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारी, विशेषतः मैडम अलका उपाध्याय जी जो सचिव भारत सरकार हैं, मैडम वर्षा जोशी जी जो अपर सचिव भारत सरकार हैं, के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सचिव महोदया के नेतृत्व में तैयार की गई नस्ल सुधार योजना ने राज्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पशुधन प्रबंधन हेतु नई दिशा प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, देश भर से पधारे विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सभा में अपना प्रतिभाग किया, और आगे आने वाले सेशंस में आपका पार्टिसिपेशन होगा। साथ ही आज की इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश की टीम को, आयोजन समिति, राज्य के सभी सहयोगी संस्थाओं को और हमारे जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।